बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें सानिया मच और उसामा सत्ती की हलाकत के हवाले से काबीना को ब्रीफिंग दी गई। काबीना ने इस पर इज़हार का अफसोस किया और दवाए मग़फ़िरत की। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, वाज़ेह रहे कि कुछ रोज़ कबल बल्कि हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब जो 11 कारकुन थे हज़ारा ट्राइब से जिनका ताल्लुक था, वो मच कोयला फील्ड में उनको ले जाकर बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। और ताहाल उसके बाद से लेकर अब तक जो उनके लवाहिकीन और वरसा हैं, वो उनकी डेड बॉडीज़ को लेकर धरना दिए हुए हैं क्वेटा बाईपास रोड पे। इस हवाले से हमने देखा कि कल वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब भी क्वेटा गए थे। वहाँ उनके मुतासरीन से मुज़ाकरात भी हुए। उनकी जो डिमांड्स थी उस हवाले से उनका एक कहना था कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस हवाले से ब्रीफ करेंगे। और साथ में जो डिमांड अब ये भी आ रही है, वो हम आगे चलकर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों से कि वो उस वक्त अपना धरना उठाएंगे जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उनके दरमियान में होंगे। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर उसामा सत्ती पे कल भी हमने बात की थी, आज भी ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि किस तरह 22 साला नौजवान को पुलिस फायरिंग से हलाक कर दिया गया। पॉलिटिकल सिनेरियो की बात की जाए तो पॉलिटिकल सिनेरियो में डेवलपमेंट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हुई है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है कि जो पीडीएम अपोजिशन का इत्तेहाद है, उन्होंने 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज का ऐलान किया था। इन्हें एहतजाज की इजाज़त दी जाए, कोई रुकावट न डाली जाए। जो मीडिया इतलात हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटीरियर मिनिस्टर साहब को कहा है। और वो एहतजाज क्यों कर हो रहा है? वो एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जो पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस है, वो ताहाल इत्तवा का शिकार है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इस हवाले से भी ज़रूर जानेंगे। और आज 5 जनवरी है। 5 जनवरी यौम हक़ खुद इरादियत के तौर पे मनाया जाता है पूरी दुनिया में अहले कश्मीर के लिए, जो उनसे वादा किया था यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के फोरम पर कि इन्हें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा। लेकिन वो 73 साल गुजर जाने के बावजूद राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तो नहीं दिया गया, अलबत्ता उल्टा इलीगल और ऑक्यूपेशन हो गई है और मुतनाज़ा कवानीन भी मोदी सरकार लेकर आ रही है। इस पर भी जरूर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसमें पॉलिसी स्टेटमेंट दी और उनका कहना था कि इस इशू पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक यूनिफाइड स्टैंड पूरी दुनिया को जाना चाहिए। और इस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने खतूत लिखे कि वो इस हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान ने अब तक पॉलिसीज उठाई हैं या इकदाम उठाए हैं, उस पर ब्रीफिंग देने के लिए तैयार हैं। उसका जवाब नहीं मिला। आज उन्होंने कहा कि अगर फॉरेन ऑफिस नहीं आना चाहते तो वो जाकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जाहिर सी बात है शहबाज शरीफ साहब तो इस वक्त पाबंदी सलासल है, लेकिन नून लीग की लीडरशिप को ब्रीफिंग दी जा सकती है। इस तमाम नुकात का आज के नशिस्त में अहाता करेंगे। दो एमिनेंट गेस्ट हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। कमर जमान कारा साहब, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, वो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। दोनों मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम सच के साथ की जानिब से भरपूर वेलकम। फवाद चौधरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। सर बताइएगा, आज चूंकि आप फेडरल कैबिनेट का हिस्सा हैं, जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं सानिया मच से। ये पहले भी हजारा बरादरी जो है वो टारगेट का निशाना रही है और अब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में एक पैट्रन है, इससे पहले एफसी के 11 नौजवानों को भी शहीद किया गया। आपसे मैं जानना चाहूँगा, वहाँ पर उन्होंने धरना दिया हुआ है और उनकी इस्तदाब ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आए तो वो जाकर तब जाकर उनको एक, कल मैं उनकी गुफ्तगू भी सुन रहा था वहाँ पर जो लोग मौजूद थे शेख रशीद साहब के साथ, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को हमने वोट किया है, पूरे 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदा वज़ीर आज़म है, वो हमारे दरमियान होंगे तो हम वी विल फील बेटर, हमें ज़्यादा सिक्योरिटी का एहसास होगा। मैं आपसे जानना चाहूँ, इस मामले में कोई आज बातचीत हुई, काबीना में दुआ मग़फ़िरत हुई, इज़हार अफसोस हुआ, कैसे मदावा किया जा सकता है उनके दुखों का? फवाद चौधरी साहब। देखिए, दुखों का मदावा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दुख जो है वो बहुत बड़े हैं और ये वो सदमा है जो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मुसलसल सहते आ रहे हैं। जी वॉर ऑन टेररिज्म जो अफगानिस्तान के बाद जो 9/11 के बाद हुई और ये इससे पहले ऑब्वियसली अफगान वॉर और फिर 9/11 के बाद जो दूसरा फेज शुरू हुआ, उसमें पाकिस्तान के लोगों की कुर्बानियों की एक बहुत तवील दास्तान है। और ये जो हजारा का कल जो वाकया हुआ है बलूचिस्तान में, ये भी उसी तसलसल का एक सिलसिला है। जी जाहिर है कि अब सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर
बेहतर तो बहुत हुई है। 2013 में सिर्फ आपको मालूम है कि बलूचिस्तान के अंदर ही एक साल में जो है वो 100 से ज्यादा लोग जो है वो शहीद हुए थे, और अब ऐसे वाकयात में कमी हुई है। लेकिन ये मुसलसल जो है ये लड़ाई है जो कि पाकिस्तान की कौम ने लड़नी है। ये किसी सियासी जमात की लड़ाई नहीं है, किसी इदारे की लड़ाई नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान की कौम की लड़ाई है। और पूरी पाकिस्तान की कौम जाहिर है कि एक दीवार की तरह, सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। हमने कुर्बानियां बहुत दी हैं लेकिन कामयाबियां भी बहुत हासिल की हैं, और अब जरूरी है कि उन कामयाबियों को हम आगे कंक्लूड करें। लेकिन जिस तरह से आपके सामने पूरी दुनिया में टेररिज्म के वाकयात जो हैं हो रहे हैं और होते हैं, और उसके ऊपर हुकूमतें और जो मुआशरे हैं वो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी ये जो लड़ाई है इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि हमारा इस वक्त जो नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल का जो कॉम्बिनेशन इंडिया में चल रहा है, उन्होंने इसको प्लान की है पाकिस्तान के अंदर। फिर BLA, फिर उसके बाद दाइश, उसके बाद जो बाकी यहाँ पर एक सिचुएशन है वो हमारे सामने है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और ये चौमुखी लड़ाई है जो पाकिस्तान की कौम लड़ रही है, और इसमें हमने पहले भी कामयाबियां हासिल की हैं, और इंशाल्लाह ताला इस लड़ाई को अपने इंजाम तक पहुंचाना भी पाकिस्तान की कौम की जिम्मेदारी है। चलें फवाद साहब, मैं अब दोबारा आपसे इसका जवाब जरूर लूंगा कि 2014 में जो साने APS हुआ तो नेशनल एक्शन प्लान बना था, तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह के सानियात के बाद हमें उसको ज़्यादा रिव्यू की ज़रूरत है नेशनल एक्शन प्लान पे? कैसे ज़ाहिर बात है भारत का फुटप्रिंट तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन दाइश की भी बात हो रही है, BLA की भी आपने बात की। कैसे हमें अपने आप को कैसे काउंटर इनको करना है, इन इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को? लेकिन कायरा साहब भी मुझे ज्वाइन किया, उनको भी मैं बहुत वार्म वेलकम करूंगा। कायरा साहब, ये सवाल आपके लिए भी है, आपके दौरे हुकूमत में भी हज़ारा कम्युनिटी जो है उन पर टारगेट्स हुए थे, हमने देखा आप भी वहां गए, राजा अशरफ साहब जो इस वक्त के वज़ीर आज़म वहां गए। उसके बाद अब ये दोबारा से इस तरह के पैटर्न आ रहे हैं, और ये जब मैं हज़ारा का नाम लेता हूँ और भी जितने मजलूम तबकात हैं वो भी इसका निशाना बनते हैं। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे IROs, LOC पे जो फौजी जवान हैं वो भी जामे शहादत नोश करते हैं। सर, कैसे अब इसको स्ट्रेटेजाइज किया जाए और इसका काउंटर कैसे तलाश किया जाए? पीपल्स पार्टी और आपका क्या मौकफ है? कमर जमान कायरा साहब। देखिए, मौकफ हमारा बड़ा सिंपल है। इसकी वजूहात तो बुनियादी तौर पर यह है जी कि हमारे माशरे के अंदर जो टॉलरेंस है जी, वो डेमोक्रेटिक टॉलरेंस आती है सोसाइटीज के अंदर। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन फंक्शन नहीं किए तो डेमोक्रेसी, वो टॉलरेंस का लेवल हमारा बना ही नहीं। लेकिन उसके नतीजे में एक और काम भी हुआ हमारे यहाँ, कौम परस्ती को तशद्दुद के रंग में और मजहब को तशद्दुद के रंग में, मसल की तशद्दुद जो है, मजहबी तशद्दुद जो है, इसको एक हथियार के तौर पर, ताकत के जोर पर इस्तेमाल किया गया। जब इस मुल्क के ताकतवर इदारे मुल्क के आइन को परे फेंक के ताकत के जोर पर टेक ओवर करेंगे, तो फिर जो ताकतवर तबकात हैं, वो मजहबी लोग हैं, मजहबी जमातें हैं, वो अपने ताकत को एक्सप्लॉइट करेंगी, वो कला अपनी ताकत को एक्सप्लॉइट करेंगे। कौम परस्ती के नाम पे कुछ लोगों ने इसको अपने रंग में इस्तेमाल किया, और हमारी रियासत हर दौर में, मैं किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता, सभी ने, हम ओवरऑल इतने कमजोर लोग हैं, इस रियासत को हमने कर दिया है कि हमारे कंप्रोमाइजेस होते रहे। और फिर अफगान जंग के अंदर खास तौर पे हमने कश्मीर जहाज के अंदर और अफगान जंग के अंदर दोनों जगहों पे जो मजहबी तबकात हैं उनको इतनी स्पेस दी, अपनी प्राइवेट आर्मीज रखने की इजाजत दे दी। उसके नतीजे में मुआशरा बहुत खौफनाक रंग इख्तियार कर गया है। अब बंदूक बरदार बेशुमार लोग हैं, आपको जत्थे मिलते हैं, आपको कबायली लोग मिलते हैं। जिस मुल्क में 15 किस्म के कानून चल रहे हो, और वो भी कानून कमजोर के लिए हो, वहां पे दूसरे को ब्लेम करना बाद का इशू है। हम अपना घर ठीक करने की पोजीशन में नहीं है। हिंदुस्तान, बिल्कुल हिंदुस्तान का बड़ा रोल है पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी में। वो कौम परस्ती को भी, वो मजहबी तशद्दुद को भी, वो और भी डायरेक्ट भी अटैक करवाता रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के तो काउंटर हमें करने चाहिए जी, लेकिन हमें पहले अपने घर को देखने की जरूरत है। क्या हम इस मजहबी अदब तशद्दुद को रोक सकते हैं? हम नहीं रोक सकते। हम सारे कंप्रोमाइज हैं। खा कोई आर्मी की हुकूमत आई है, डिक्टेटरशिप आई है, या कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, मौजूदा हुकूमत है, इससे पहली थी, ऐसी ही थी। और इसी तरह हमने ताकत के जोर पे जो इदारे हमारा काम कर रहे हैं वो भी इसी तरह है। तो सबको एक कानून के ताबे होना पड़ेगा। जब ताकतवर कानून का
एहतराम करेगा, फिर आम बंदे को भी, फिर सबके लिए कानून सख्ती से इन्फोर्स हो सकेगा, वरना रास्ता कोई नहीं बनता मेरे ख्याल में। फवाद साहब, रास्ता कोई नहीं बनता और तमाम तबकात को जो है वो एक तो डेमोक्रेटिक इंटॉलरेंस की बात की वो नहीं है, और दूसरा कानून के ताबे करना पड़ेगा। झत्तों को, इस तरह की प्राइवेट आर्मीज की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। जाहिर बात है आप लोग इस वक्त इक्तदार में हैं, ड्राइविंग सीट पे हैं। मैंने सवाल किया था, नेशनल एक्शन प्लान एक बनाया गया था, आप समझते हैं उसको रिविजिट करने की जरूरत है? अच्छा, थोड़ा सा वैसे तो जो कायदा साहब ने बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात है और ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन ये मैं सिर्फ ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दूं कि ये जो बलूचिस्तान का जो वाकया हुआ है इसका ताल्लुक पाकिस्तान के जो इंटरनल हमारे जो इश्यूज हैं, एक्सट्रीमिज्म, और इसका ताल्लुक ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, स्पेशली जो अफगानिस्तान का बैटल ग्राउंड है, उससे ज्यादा है। अच्छा। तो दूसरा ये भी हमें ध्यान में रखिएगा कि ये जो हजारा का मामला है ये सेक्टेरियन है, ये एथनिक मामला, और उसकी फिर अपनी परतें हैं कि वो कैसे वहां पे हो रहा है और कौन कौन से जो ग्रुप्स हैं इन्वॉल्व हैं। आपने जैसा खुद कहा कि तो इंडिया का डेफिनेटली वहां पे फुटप्रिंट है, और भी मामलात हैं जो कि जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो लोग इसके काम करते हैं, अगर आप तो आपको पता चलता है कि वहां पे किस कदर पेचीदा एक सूरत हाल का सामना है जो हम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल उस सूरत हाल से निकलने की सही भी उसकी कोशिश भी जो है वो हमने ही करनी है, और यकीनी तौर के ऊपर उसके ऊपर भी एक बड़ी बहस की जरूरत है। और ये है कि इंटरनली अगर आप देखें जिस तरह से हमारी जो गवर्नेंस इश्यूज हैं, स्पेशली मैं ये समझता हूँ जो को भी हमें जो बाकायदा उसको जो एक जो सिस्टम्स हैं बाकी सूबों में बाकायदा पुलिस के जेर इंतजाम लाना, और ये जो ए और बी कैटेगरी में हमने किया हुआ है उसको खत्म करके वापस हमें जो है वो बड़े रिफॉर्म्स की उसमें जरूरत है। लेकिन वो एक तवील बहस है, उसके ऊपर जाहिर बात हो सकती है। दूसरा जो आपने नेशनल एक्शन प्लान का कहा, देखिए उसमें कई शिके हैं जिनके ऊपर अमल दरामद हुआ, कई शिके हैं जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिस्ट जो है उसके ऊपर इतना अच्छी अमल दरामद नहीं हुआ। इस तरीके से जो हमारा एक जत्थों के ऊपर हमने करनी थी इम्प्लीमेंटेशन, उतनी अच्छी नहीं हुई, और उसमें ज्यादा फ्रेंकली हमारा इस वक्त जो इशू है, देखिए दहशत गर्दी के खिलाफ तो फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, दहशत गर्दी के खिलाफ एक बड़ी मजबूत आई वुड से हमने जंग भी लड़ी है। लेकिन जो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लड़ाई की जो वो ज्यादा जिम्मेदारी है और सोशल ग्रुप्स के ऊपर है। फौज के ऊपर इफेक्टिव नहीं करती। फौज के पॉलिटिशियंस का नैरेटिव बिल्डिंग का काम है, और उसके साथ साथ ये जो सिविल इदारे हैं उनका काम है। तो जितना काम होना चाहिए मैं समझता हूँ वहां पे बड़ा वैक्यूम है, और उसको हमें डेफिनेटली उसको रिव्यू करने की जरूरत है, और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मिल बैठने की जरूरत है कि किस तरह से हम एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ अपना नैरेटिव जो है उसको हम तगड़ा कर सकते हैं। जो भी हाईजैक है, बहुत सारी फिरका वराना पार्टियों ने उसको हाईजैक किया हुआ है। अभी हमने पिछले दिनों में देखा था कि जो हमारी टीएल की राइज थी, जो तहरीके लद्दाख के नाम से जो फिरका वराना बातें बनी है, और उनको फिर प्रॉब्लम ही हो जाता है कि उनको फिर दुश्मन इस्तेमाल करते। कई दफा पार्टियों को खुद भी नहीं पता होता कि उनको कौन इस्तेमाल कर रहे, लेकिन उनकी जो लीडरशिप है उसको इन्फिल्ट्रेट कर लिया जाता है बड़ी आसानी के साथ, और फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक पेचीदा मामला है, लेकिन सियासी जमातों को लेना होगा। जी, मैं कायरा साहब आपसे जानना चाहूंगा, मिल बैठकर मामलात पर बहस मुबाहिसे की ज़रूरत है, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब चूंकि साल 2021 आ गया है, लेकिन जो हमारी मुल्की सियासत है वो इस वक्त पोलराइजेशन का शिकार है और शदीद किस्म का ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है पीडीएम और गवर्नमेंट के दरमियान, और तुंद तेज़ बयानात का सिलसिला जारी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मिल बैठकर कैसे इन बातों पर बात की जा सकती है? आप लोगों को 31 जनवरी की डेडलाइन दिए हुए हैं कि फवाद चौधरी साहब की जमात, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दें वगरना लॉन्ग मार्च होगा। कल प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे अपने तर्जुमानों से कि जो पीडीएम की तहरीक है वो फौत हो चुकी है, उसमें दम खम नहीं रहा।
तो लगता है कि 2021 के इब्तिदा में तो ये सियासत ही चलेगी, ये जो इश्यूज हैं जिनकी वजह से लोग जो हैं वो उनकी जानें ज़ाया हो रही हैं और पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है, ये मामला पसे पुश्त नहीं पड़ते हुए दिखाई दे रहे कमर जमान कारा साहब? अनवर, सियासत तो नहीं हो रही इसलिए खराबी हो रही है। सियासत की वजह से चीजें खराब नहीं हो रही। दुनिया में जो मुआशरे बेहतर हुए हैं ना, वो सियासत होने की वजह से हुए हैं। सियासत ना होना बीमारी है। पाकिस्तान में इस वक्त सियासत नहीं हो रही। हमने सियासत को गाली देनी शुरू कर दी है। भाई, आपने गवर्नेंस करनी है, क्या होगा गवर्नेंस? इट इज पॉलिटिक्स। आपने कोई पॉलिसी बना के पार्लियामान को या सियासी जमातों को इकट्ठा करके फैसले करने हैं, इट इज पॉलिटिक्स। तो ये सियासत जो है ये पॉलिटिक्स है, ये रास्ते पैदा करती है, ये तो अजाब नहीं खड़े करती। इसका ना होना अजाब है। और सर लेकिन पावर पॉलिटिक्स हो रही है ना कारा साहब, पावर पॉलिटिक्स हो रही है ना? तो पावर पॉलिटिक्स भी खराब नहीं है। अच्छा, सवाल यह है कि हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ एक लड़ाई है, लेकिन गवर्नमेंट में वो कौन सा मौका है जिसपे उन्होंने अपोजिशन को कहा और कौमी इशू पे अपोजिशन इकट्ठी नहीं हुई? ये एक और बहस पे चले जाएंगे, हम एक अच्छी बहस कर रहे हैं। लेकिन मैं जो समझता हूँ ना जी, बुनियादी तौर पर वो ये है कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ सेक्ट्स के लोग हैं, ये हमें देखना पड़ेगा ना। एक यह है कि एक ताकतवर इदारा अगर ताकत के जोर पे गलत काम करता है, आइन से मावरा जाता है, कानून वायलेट करता है, और हम कंप्रोमाइज कर जाते, देखते हुए समझते हुए। आप मीडिया वाले नहीं बोल सकते, मैं सियासतदान के तौर पे नहीं बोल सकता, मैं अपोजिशन में हूँ, फवाद साहब हुकूमत के तौर पे नहीं बोल सकते। तो फिर उसका मैसेज नीचे ये होगा कि जो जो ताकतवर है वो अपने अपने लेवल पे जहां जहां उसका बस चलेगा कानून तोड़ेगा। इसी तरह जो सेक्ट है, अगर आपने एक सेक्ट को टॉलरेट किया, उस सेक्ट की हुकूमत आ गई या उसको रियासत ने किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया, तो उसके देखा देखी दूसरे सेक्ट्स ने अपने ग्रुप बना लिए कि जनाब हम तो पीछे रह गए। मजहब के अंदर ये हुआ कि मजहब के अंदर एक मजहब वालों ने अगर किया तो दूसरे मजहब वालों ने आप अपने जत्थे बनाने शुरू कर दिए। तो ये एक लड़ाई वो है जिसको आपने कंट्रोल करना है। तो आपने एक बिल्कुल बैलेंस रवैया, जो किसी के लिए हमदर्दी ना हो और किसी के लिए नफरत ना हो, इस रवैये के साथ चलना पड़ेगा और सब साथ से चलना पड़ेगा। ये बात दुरुस्त है। इसी तरह कौम परस्ती का रवैया है। कौम परस्तों के जो मुतालबे थे अगर वो पूरे हो रहे हैं तो फिर उनको तशद्दुद करने का कोई इख्तियार नहीं है। और जब तक आप इन सारे मसाइल का हल ना आपको मसलक में मिल सकता है, ना आपको कौम परस्ती की सियासत में मिल सकता है, ना आपको किसी और रंग में, सिवाय डेमोक्रेसी के एक और बेहतर और बहुत ज्यादा फंक्शनल डेमोक्रेसी जो है वही मसाइल का हल कर सकेगी। और हमारे इदारों को अपने आप को आइन के ताबे लाना पड़ेगा। नेशनल एक्शन प्लान पे सारी जमातें मुत्तफिक थी, इनकी जगह हमारी हुकूमत होती हम भी इतने ही मजबूर बैठे होते। इसलिए कि इस मुल्क के अंदर अगर हुकूमत किसी एक तबके को जायज हाथ डालती है तो अपोजिशन उसको अपने स्कोर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जो बड़ी बदकिस्मती है। और उसके लिए काम करना होता है बेसिकली हुकूमत ने। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हुकूमत की वजह से, फवाद साहब मुझ पर डालेंगे, मैं उन पर डाल दूंगा, लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत की वजह से अगर तो एहतसाब का अमल था तो एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए और होता रहना चाहिए एक तसलसल के साथ। लेकिन एहतसाब की वजह से क्या लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आईयां हैं? नहीं। इकोनॉमी बेहतर हुई है? नहीं। तो हमें सवाल यह है कि गवर्नमेंट ने इतना तल्ख माहौल क्रिएट कर दिया है। अभी यह है कि अब पीडीएम की तारीख खत्म हो गई है और आप इनको जबरदस्ती जोर जबरदस्ती रगड़ेंगे। ये रवैया अगर वजीर आजम के लेवल पे होगा तो मिल बैठने वाला माहौल कौन सा बनेगा? और ये बात दुरुस्त है कि एक डायलॉग करके सियासी मुफाहमत का एक रास्ता निकाल के बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर कि जी इन इश्यूज के ऊपर इकट्ठे हो जाए और कोई जमात दूसरों को इसके ऊपर मुर्दे इल्जाम ना ठहराए। जो भी हुकूमत फैसला करे गवर्नमेंट के साथ लोग खड़े हों, तभी गवर्नमेंट मजबूत होगी ना। गवर्नमेंट के अगर लोग पीछे खड़े नहीं होंगे, पब्लिक ओपिनियन साथ नहीं होगा, सियासी जमातें साथ नहीं होंगी, तो गवर्नमेंट के लिए फैसले करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब आप कानून का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है वहां खून बह जाए, हो सकता है लोग मरे, हो सकता है तशद्दुद रियासत तशद्दुद करे। तो उस तशद्दुद के जवाब में मैं या जो भी अपोजिशन है वो शोर करे। हमें बेसिक फैसले करने की जरूरत है कि अगर पुरअमन तरीके से काम नहीं चलता तो रियासत अगर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करती है, यानी रियासत कानून के जरिए अगर इन्फोर्समेंट चाहती है तो फिर बाकी लोग उसके साथ खड़े हों। इसके अलावा मुझे तो कोई समझ नहीं आती कि और कोई रास्ता निकल सकेगा। ये क्यों फवाद साहब, आप एग्री करेंगे? कारा साहब ने बात तो उन्होंने बड़ी मुस्बत की है कि मुकालमे से मामलात हल हो सकते हैं, तलखी का माहौल है, तलखी के माहौल को ख़त्म करना। ज़ाहिर बात है अपोजिशन का भी उतना ही रोल है जितना आपका रोल, लेकिन हुकूमत ज़्यादा ड्राइविंग सीट में होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास ज़्यादा मार्जिन होता है। आपका तो बयान भी आया था कि गवर्नमेंट और अपोजिशन को एक एक स्टेप पीछे हटना चाहिए,
लेकिन लग नहीं रहा कि पीछे हटने के लिए कोई तैयार है। देखिए, हमारे यहाँ ना जो इस वक्त जो दो बड़े मेजर प्रॉब्लम्स हैं, एक तो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का जो सेटअप है उसका जब तक निजाम हम ठीक नहीं करेंगे, सर्विसेज बेहतर नहीं हो सकती, उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली कोई डिबेट नहीं है। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर का है, जिसमें बड़ी इस्लाहात की जरूरत है। और हमारे यहाँ सियासी जमातें नाम की सियासी जमातें हैं, और दरअसल शख्सियात जो हैं वो सियासी जमातों से बड़ी हैं। ये जो इस वक्त भी आप तलखी नजर आती है सियासी जमातों से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। फॉर एग्जाम्पल पीटीआई जो है उसको पीएमएलएन के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जो 8-10 सीनियर लोग हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, और वो केसेस जो हैं वो इस वक्त बदनवानी के या और रिश्वत के और ये सारे मुकदमात हैं। अब मसला ये है कि चूंकि ये सियासी जमातें सबसर्विएंट हैं अपनी उस पॉलिटिकल लीडरशिप के जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, तो ये सियासी जमातें अपना कोई रोल अदा करने की पोजीशन में नहीं रहती। मिसाल के तौर के ऊपर अगर पीपल्स पार्टी को देखें या नीतीश को देखें तो नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, ये लोग सारे जो हैं ये केसेस भुगत रहे हैं। अब इनका जो तमाम तर इंटरेस्ट है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल प्ले करें उनके केसेस में उनको रिलीफ दिलाने के लिए। ये एक बुनियादी फॉर एग्जाम्पल यूके में है कि आपकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर कोई केस आता है या वो किसी क्राइसिस में आते हैं तो सियासी जमात नया बंदा लगती है, सिस्टम चलता रहता है, और अगर वो क्लीन हो जाए तो वो वापस आ जाते हैं। यहाँ पे सियासी जमातें जो हैं वो छोटी हैं और सियासी जो लीडर है वो बड़ा है, लिहाजा ये झगड़ा जो है वो पाकिस्तान में नजर आता है। लिहाजा हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये ट्वीट किया में आए कि सियासी जमातों का मेरिट बेस्ड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। जब तक हम सियासी जमातों को मेरिट्स के ऊपर नहीं करेंगे कि झगड़ा नहीं खत्म होगा। और यह है कि इमरान खान जो एक दफा से ज्यादा बार ये बात कर चुके हैं साहब कि वो तो बातचीत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं आइए बैठिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं, आइए बैठिए दहशतगर्दी के ऊपर बात करते हैं, आए बाकी इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। देखते हैं कि अपोजिशन जो है वो इंटरेस्टेड है कि आप पहले हमारे केसेस में बात करें, क्योंकि लीडरशिप जो है वो उसमें फंसी हुई है। तो ये एक डायलेमा है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम का जो अभी तक कंटिन्यू है और कंटिन्यू करेगा कुछ अर्सा और। कारा साहब, प्री कंडीशंस हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं आपकी लीडरशिप के केसेस हैं, वो कहते हैं केसेस पे हमें रिलैक्सेशन मिले तो फिर बातचीत के लिए तैयार होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, वो तो कहते हैं पार्लियामान बेहतरीन फोरम है। उस दिन भी एक इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि उन्होंने कब इनकार किया बातचीत से, लेकिन एनआरओ नहीं मिलेगा। फवाद साहब भी कह रहे हैं उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर की भी बात की है। वैसे आज जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बर्थ एनिवर्सरी भी है, आपको उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी मुबारक हो। मैं जानना ही चाहूंगा कि क्या शख्सियात के ताबे हैं तमाम सियासी जमातें या खानदानों के ताबे हैं? अनफॉर्चुनेटली नजर तो ऐसा ही आता है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, जेयूआईएफ हो, मेरे ख्याल में जमात इस्लामी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली से और तो कोई इस पॉलिटिक्स में है नहीं। बाकी तो इवन एएनपी मेंगल ग्रुप भी, अख्तर मेंगल जो है अतौला मेंगल साहब के फर्जंद हैं, इसी तरह अंस नूरानी साहब। तो सर क्या कहेंगे कारा साहब, ये प्री कंडीशंस के बगैर नहीं हो सकते मुज़ाकरात? देखिए, पहली गुजारिश तो सियासी जमातों के हवाले से है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि सियासी जमातें छोटी हैं और शख्सियात बड़ी हैं, इनका बड़ा रोल है शख्सियात का। और वो सियासी जमातें उनके सामने उतनी मजबूर सी होती हैं, जितनी आज़ादाना जमातें यूरोप और अमेरिका की होती हैं इतनी हमारे यहाँ नहीं है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, और ये सूरत हाल आपको हिंदुस्तान में और बांग्लादेश में भी नजर आती है। हमारे यहाँ ज्यादा है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन इमरान खान साहब की जमात को तो अभी 2.5 साल हुए हैं ना। इमरान खान की जमात जिस तरह बनी, जिस तरह बनाई गई, उनको सपोर्ट किया गया, बाहर से बंदे इंपोर्ट करके इधर इंस्टॉल कर दिए गए, वो एक अलग। हम एक बहस में आगे फिर वही फवाद साहब उसी मौजू पे ले आए हैं वो। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान के अलावा पीटीआई क्या है? जिस वक्त जो चाहता है इमरान खान जो कहेंगे भाई बात होगी,
फवाद की बात या मेरी बात या किसी और की बात तो नहीं चलेगी। सो अफराद की हद तक तो ताकतवर फर्द ही है, वो इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो जमात नहीं है। फैसले अगर ये कहते हैं कि हमारी जमात की कमेटी बैठी है तो हमारी भी कमेटी बैठ के फैसले करती है, हम भी वहां पे बड़ी खुली डिबेट करते हैं। लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि लीडरशिप डोमिनेट करती है, यहां भी डोमिनेट कर रही है। अब ये अगला मरहला के जी सियासी जमातों के अंदर वरासत है, तो वरासत कोई भुट्टो को या मियां नवाज शरीफ को हमने को प्रोनोट लिख के दिए हुए हैं कि हम उनके पीछे ही रहेंगे। फवाद साहब पीपल्स पार्टी में थे, छोड़ के चले गए, इनको किसी ने पकड़ लिया। मैं अगर जाना चाहूं तो मुझे कोई रोक सकेगा? तो लोग अगर अपनी ख्वाहिशों के तहत किसी के साथ हैं और उसको वोट देते हैं, अगर मियां नवाज शरीफ को पंजाब में वोट मिलता है, सिंध में हमारा है, बाकी सूबों में हमारे हैं, अगर पीपल्स पार्टी की क्यादत बिलावल भुट्टो के पीछे लोग खड़ा होकर वोट देते हैं तो मैं और आप कौन होते हैं? ये तो अपने सोसाइटी को इवॉल्व होने देना है, उस लेवल पे पॉलिटिक्स इवॉल्व होगी, ये किसी कानून से नहीं रुक सकता। यानी किस कानून के तहत किसी लीडर के बेटे को शासन करने का हक नहीं होगा अगर लोग उसके साथ खड़े हैं। आखिरी बात, कारा साहब, क़यादत का हक, वो उसकी मैं बात करूं, मेरे ख्याल में पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे काम करने में कोई कबात नहीं। सुने, क़यादत का हक उसका होता है जिसको लोग मांगते हैं। क़यादत कोई टेक्निकल चीज तो नहीं है ना, ये प्रमोशन से नहीं आती, ये कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है। जिसको लोग जिसके साथ चल के जिसके लिए अपनी जान पे कुर्बानी देने को और अपने मुस्तकबिल के फैसले करने का हक जिसको लोग देते हैं, जिसके नाम पे वोट देते हैं, लीडर तो वो होता है ना। लीडर किसी कानून के तहत नहीं होता और उसके कानून का पाबंद भी नहीं बनाया जा सकता। हाँ, स्ट्रक्चर्स ऑफ द पार्टीज हैं, जिस तरह बाकी समाज चल रहा है इसी तरह पार्टियां भी चल रही हैं। रही बात कि हमने अपने लीडरों के केसेस की बात करते हैं, मुझे फवाद साहब ये बता दें कि कब हमने इनको कहा कि हमारे केसेस में, हमें किस शख्स ने हमारा कहा कि हमारे केसेस में रिलीफ दें? हाँ, अगर हमने कहा कि जी जो नैब के कवानीन हैं उनको ठीक किया जाए तो नैब के कवानीन पर तो फवाद साहब को भी बहुत सारे एतराज थे, इनके भी बेशुमार। तारा साहब, आपने खुद क्यों नहीं किए 5 साल में? एक मिनट, नैब के किरदार के ऊपर और नैब के तरीकाकार के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है कि नैब बाजू मरोड़ने का, पगड़ियां उछालने का, सियासी जमातें बनाने, हुकूमतें गिराने और बनाने का इदारा बन के रह गया है। ये हुक्मरानों के हाथ में एक लाठी के तौर पे है। तो ये को मैं तो नहीं कह रहा खाली, और उसकी बेहतरी के लिए ना हुकूमत ने, हमारी अगर फर्ज करें डिमांड बहुत ज्यादा थी जिसको वो एनआरओ कहते हैं, तो क्या हुकूमत ने उसमें बेहतरी का कोई एजेंडा दिया? आंसर इज नो। क्या हुकूमत ने कोई एजेंडा दिया कि जी दहशतगर्दी हो गई मुल्क में, आए बैठ के दहशतगर्दी के खिलाफ कोई मुतफिका लाएम इख्तियार करें? क्या वजीर आजम साहब की तरफ से ऐसा हुआ? जो वजीर आजम अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं होगा, जिसका टॉलरेंस लेवल ये होगा, तो वहां चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। बदकिस्मती हमारी ये है कि एक शख्स लार्जर देन लॉ, लार्जर देन एथिक्स हो गया है। वो कहता है मैं सबसे बड़ा हूं और मैं मिसाली हूं, ना मेरे जैसा कोई है। यानी ये फोबिया जिसको हो जाता है, ये गुमान जिसको हो जाए, वो लीड नहीं कर सकता। मुझे इमरान खान साहब के साथ यही गिला है कि उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया है कि जी बस बाकी लोग तो बड़े खराब हैं, इनसे मैं मिलूंगा नहीं, बैठूंगा नहीं, फलां नहीं करूंगा। और फिर उनकी जमात के लोग हमें कहते हैं कि जी हमारी जमातें जो हैं ये बराती हैं, हमारी जमातों में डिबेट नहीं है। तो भाई आपकी जमात में तो सबसे बड़ी डिक्टेटरशिप है। ये जरा पूछ लेते हैं कारा साहब कि आपने कहा कि सबसे बड़ी डिक्टेटरशिप है। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि हमें बहरहाल गवर्नमेंट को एजेंडा ड्राइव करना होता है, लीड करना होता है। हुकूमत को चाहिए कि वो कोई अपना एजेंडा तो दे। ये टॉक शो में बैठ के या किसी जगह पे बैठ के वज़ीर आज़म तकरीर करते हुए कि जी आए आके बात करें, तो क्या वो एजेंडा हमने देना है, अपोजिशन ने देना है, किसी और ने? हुकूमत की तरफ से 2.5 साल में वो कौन सा एजेंडा है जो आया? आपसे कहा कि अच्छा जी मुल्क में बेहतरी लाने के लिए, नैब के कवानीन को ठीक करने के लिए, या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कवानीन को ठीक करने के लिए, या इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को ठीक करने के लिए, या ये इसके लिए कोई एजेंडा आपने दिया हो? जरा मेरे साथ रहेगा कैसा, मैंने कश्मीर पे भी आपसे सवाल करना है। फवाद चौधरी साहब, ये आप भी कह रहे हैं और अक्सर मुतअद्दिद पीटीआई के वज़रा कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह चुके हैं, लेकिन अपोजिशन की कारा साहब कह रहे हैं, नून लीग के जितने भी रहनुमा हैं, उन कहते हैं जी हम उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर साहब आमादा होंगे और वो भी हमारे साथ बैठेंगे तो बातचीत होगी और एजेंडा सामने आना चाहिए। क्या वजह है, प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं बैठना चाहते अपोजिशन के साथ बातचीत के लिए? और ये जो कायरा साहब कह रहे हैं कि वो मोतरज़ हैं अपोजिशन से, ही डजंट लाइक देम पर्सनली, जिसकी वजह से आप लोग तो कहते हैं बातचीत की तैयार है। इनकी डिमांड है कि वज़ीर आज़म साहब बैठे, चाहे वो जीबी पे इजलास हो, चाहे वो कोविड-19 की स्ट्रेटेजी पे इजलास हो। इनकी डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर होंगे तो हम बातचीत करेंगे। क्या वजह फवाद साहब?
है कि देखिए एजेंडे की जहां तक बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है पार्लियामेंट दे दिया, पार्लियामेंट के फोरम पे बातचीत होनी चाहिए। जी। फिर उन्होंने ये बता दिया कि किसके दरमियान बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के जो कमेटीज है वो बैठे हैं। तीसरा उन्होंने एजेंडा दे दिया, उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर आप यहाँ बातचीत करें। सो उन्होंने फोरम भी दे दिया, एजेंडा भी दे दिया, कमेटीज भी दे दी। अब उसके बाद तो पोजीशन अगर इसमें एजेंडे में चीजें ऐड करना चाहती है तो आए बैठे और कर दे, एजेंडे में चीजें ऐड कर दे। और जो कमेटी में जो अभी देखिए पीएम साहब ने ये बात कही है, सबसे पहले तो सेनेट जी का इलेक्शन, सेनेट के में हमने कहा है कि वोटिंग का जो तरीका है उसको बदलते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल में कराई हुई है। अब इनका काम है कि वो आए और उसके ऊपर बातचीत करें, अगर और एजेंडा करना उसको भी करते हैं। लेकिन थोड़ी सारी बात मैं ये करना चाहूंगा, जो कायरा साहब ने बात कही है ना कि ये जो कानून वगैरह के होने के लिए तो फिर आपको कई डेकेड्स चाहिए, आप कभी इवॉल्व कर ही नहीं सकेंगे। क्योंकि होता यह है कि जो शख्सियात जब इतनी बड़ी हो जाए फिर वो एक पूरा पैराफर्नीलिया तैयार करती हैं कि कोई और शख्सियत उनको चैलेंज ना कर सके, जो इन पार्टीज में होता है सब में। और जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका के अंदर क्यों, अमेरिका में जब थॉमस जेफरसन, जब अमेरिका का आइन बन रहा था तो थॉमस जेफरसन ने कहा कि आप इस तरह करें, 2 टर्म्स रखें, अगर आप तीसरी टर्म रखेंगे तो फिर हम डेमोक्रेसी के बजाय मोनार्की में चले जाएंगे। पाकिस्तान में सियासी जमातें इस वक्त मोनार्की की फेज में है, ये कोई डेमोक्रेसी की फेज में नहीं है। सो आपने एक बड़ा जबरदस्त दौर में रिफॉर्म, अब वो रिफॉर्म जो है वो नवाज शरीफ साहब ने वापस करवाया पीपल्स पार्टी से मिलके, और उसके लिए कुर्बानी क्या दी, आर्टिकल 158 को साइन किया, जिससे पंजाब का जो राइट्स थे ओवर गैस वो दस्तबरदार हो गया। पंजाब को जितनी बड़ी जद जो है वो नवाज शरीफ ने पहुंचाई आर्टिकल 158 को साइन करके, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और किस लिए पहुंचाई कि पीपल्स पार्टी उनकी मदद करे और वो तीसरी दफा वजीर आजम का जो शिक है वो खत्म करे। जब आपकी कोई लिमिट नहीं है, जब आपकी वजीर आजम बनने के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आपके यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का चेयरमैन बनने के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, तो फिर तो आपको सूट करता है कि वो शख्सियात ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करें पार्टीज के अंदर, हुकूमतों के अंदर, के कोई और शख्सियत तो फवाद साहब और हो ही ना सके। जी, और यही एग्जैक्टली जी मैं ये सवाल जरूर आपसे करूंगा, ये आप बता जी, ये भी जरूर आपसे मैं जानना चाहूंगा। जो कायरा साहब कहते हैं कि जी जब उनको लोग पसंद करते हैं, उनकी तकलीद करते हैं, मरियम नवाज साहबा जो है वो क्राउड पुलर नजर आ रही हैं, बहावलपुर जाएं या दीगर जगहों पे जाएं, मेरे ख्याल में शायद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल साहब तकरीरें नहीं करते, फॉर्मर प्राइम, इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा जब पब्लिक उनको फॉलो कर रही है जो है ना, जी जरा सुन लीजिए, पॉइंट सुन लीजिए। देखिए मामला क्या है, मामला के अगर आप कहें कि वोट पसंद करते हैं तो पसंद क्या करते हैं, 3 दफा तो पीपल्स पार्टी का तो बेड़ा गर्क कर दिया है आपने। 4 सूबों में जो पार्टी थी, वफाक की पार्टी थी, वो इंटीग्रेशन की पार्टी बन गई है। तो लोगों ने कैसे जो है आपको एक्सेप्ट किया। जो पीएमएलएन थी 85 ऑनवर्ड आ रही है, सिर्फ रीजनल पार्टी बन के रह गई है। लेकिन आपने सिस्टम्स ऐसे कार्व आउट किए हैं, पार्टीज के फ्रेमवर्क ऐसे कार्व आउट किए हैं कि कोई उसमें कमर कायरा तो राइट जी आज ऐसे भूल जाएगा, वो तो कभी नहीं पार्टी का जो है वो चेयरमैन बन सकता। सो सारी पार्टीज के अंदर एक पूरा पैराफर्नीलिया क्रिएट किया जाता है, शख्सियात जो है वो एक फ्रेमवर्क क्रिएट करती हैं कि कोई और इन पार्टीज को कभी होल्ड ना कर सके, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी किल हो जाती है और मोनार्कीज बन जाती हैं। और जिस तरह आपकी कायरा साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि आपकी जो शख्सियात होती हैं वो फिर डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करते हैं। सो अनलेस पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने की डिबेट नहीं होगी और थ्रू लॉज नहीं होगी, ये अगर आप ये कहेंगे ना कि सोसाइटी पे छोड़ दें और इवॉल्व कर दें, कभी भी ये एवोल्यूशन नहीं होगी। और होगी भी तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त जो है वो दरकार होगा। हिंदुस्तान के अंदर हमने देखा है बीजेपी इवॉल्व हुई है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, दो उनकी एक और प्रॉब्लम है, वो एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है और उनकी जो एवोल्यूशन है वो पॉलिटिकल एवोल्यूशन नहीं हुई, वो एक आप समझिए कि शिद्दत पसंदी के फॉर्मूले के ऊपर उनकी एवोल्यूशन हुई है, विच इज नॉट एन आइडियल
फॉर एनी पोलिटिकल पार्टी, जैसे बीजेपी का जो वो हुआ है, वो एक अच्छा मिसाल नहीं होगी, लेकिन बहरहाल वो हुई है। इसके साथ साथ जो आप ये बात कर रहे हैं कि हमारे साथ बैठने का या करने का, वो जिस तरह मैंने कहा कि प्राइम वजीर मिनिस्टर आजम साहब क्या बैठने के लिए तैयार उन्होंने हैं? फोरम भी दिया है। फवाद चौधरी साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं? मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम नवाज साहबा के साथ? इसमें फजल रहमान साहब तो और मरियम बीबी तो पार्लियामेंट में ही नहीं है ना, तो हम तो जो बातचीत करेंगे वो तो उन कुव्वतों से करेंगे जो पार्लियामेंट के अंदर है। अच्छा। जरदारी साहब जैसे पार्लियामेंट के अंदर हैं, या जो बाकी लोग हैं। और देखिए, पहले दिन ही आप जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं अपोजिशन के जो लीडर है उनसे भी मैं बात करता रहता हूँ, पहले ही दिन सबसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे बातचीत नहीं होती। सबसे पहले तो आप उन इश्यूज के ऊपर बातचीत शुरू करेंगे ना जिस पे कंसेंसस हो सके, मसलन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है। सो कुछ माहौल बेहतर होगा, आपस में को बैठने की कोई माहौल बनेगा तो बैठेंगे ना। प्राइम मिनिस्टर साहब पहले दिन आगे कैसे बैठेंगे उन लोगों के साथ जो सारे के सारे जेलों में, अपनी हम तो नहीं बैठेंगे, उनका तो पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा क्लियर इसके ऊपर। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि पहले एक माहौल क्रिएट, एक एजेंडा आता है, उस पर बातचीत होती है, कोई कंसेंसस बनता है, वो माहौल बनेगा तो हो जाएगा। अदरवाइज तो ठीक है, वो तो लड़ाई चल रही है, वो चलती रहेगी, पहले भी लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। कारा साहब, लड़ाई चलती रहेगी, अगर माहौल बनेगा तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी बैठेंगे, लेस कंट्रोवर्शियल चीजों से बातचीत का आगाज किया जाए, इलेक्टोरल रिफॉर्म, सेनेट के इलेक्शन भी। आप लोगों का अपना मानना है कि जी 2018 के इलेक्शन में मुबैना धांधली हुई, लिहाजा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। 2013 में आप लोगों ने आरओ इलेक्शन करार दिया था, तो क्या बेहतर नहीं कि इन नुकात पर पहले बैठ लिया जाए? दूसरा, मोनार्की की बात की, और तीसरा कारा साहब ये कहा कि पीपल्स पार्टी की आपने कहा बिलावल साहब को तकलीद करती है, आवाम करते होंगे, लेकिन उनका रीजनल पार्टी बन गई है पीपल्स पार्टी। इसी तरह नून लीग भी पंजाब के हद तक महदूद होगी, तो कारकर्दगी नतायज के साथ ही जांची जा सकती है ना कारा साहब? अच्छा, एक तो पहली गुजारिश यह है कि किसने ये दरखास्त पेश की है कि वजीर आजम साहब की हमें दर्शन करने बहुत जरूरी है। मैं तो एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, मैं कोई दरखास्त लेकर तो नहीं खड़ा। अनवर, आप भी सवाल इस तरह पुट कर रहे हैं कि जिस तरह मैं दरखास्त, वी आर बेगिंग। नहीं, अक्सर आप, मैं आपको हकीकत बताऊं, नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी की दीगर रहनुमाओं की जानिब से कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे। वी आर नॉट बेगिंग फॉर इट। प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, असूल की बात कर रहे हैं कि जिस बंदे में इतनी नफरत हो, अगर वो लीड कर रहा हो तो वो उसकी लीडरशिप में मजाकरात नहीं हुआ करते। हम ये कह रहे हैं, आप इस तरह पुट कर रहे हैं कि जिस तरह हमको बेट कर रहे हैं। कारा साहब, वो कोविड-19 के हवाले से जो मीटिंग हुई थी, मुझे बात करने दे प्लीज। कोविड-19 के सर जो मीटिंग हुई थी ना, वोट गए थे बिलावल साहब। 5 कर चुके हैं, मुझे जवाब तो देने दो। प्लीज गो अहेड सर, गो अहेड। सो हम बिल्कुल नहीं कर रहे, कोई शौक नहीं है। वजीर आजम के रवैये ने माहौल को खराब किया है। दूसरी बात, अमेरिका के कानून में ये बात मौजूद है, क्या हिंदुस्तान के कानून में भी है? क्या बरतानिया के कानून में भी कोई टाइम लिमिट है? क्या जापान के कानून में कोई टाइम लिमिट है? क्या बांग्लादेश के कानून में कोई टाइम लिमिट है? क्या जर्मनी के कानून में कोई टाइम लिमिट है? यार, आप हमें क्या सुना रहे हैं? जहां पार्लिमानी निजाम है वहां ये टाइम लिमिट वाला कानून नहीं है। सदारती निजाम में एक था, उन्होंने एक अपना रखा, उनका बड़ा सक्सेसफुल है, लेकिन ये वाहिद जरिया नहीं है। और अगर आप, ठीक है, जमातों की लीडरशिप अपनी जगह, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा किसी के प्राइम मिनिस्टर बनने पे कदगन लगा सकते हैं ना। वो कदगन भी परवेज मुशर्रफ ने बदनीयती से लगाई थी, मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो शहीद को रोकने के लिए, और तो कोई बंदा उस पर हिट नहीं होता था। सो उसको मत हमें मिसाल दें। और हमने वो कानून खत्म किया इसलिए कि वो बदनीयती पे मबनी था। एक खुली डिबेट के नतीजे में अगर रिफॉर्म्स की बात हो तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो बदनीति पे मबनी कानून था उसको खत्म होना चाहिए था, वो हुआ। लेकिन ये बात हमें मिसाल ना दें। दुनिया के किसी एक सिवाय एक आध मुल्क के बहुत सारे ममालिक हैं जहां पे प्राइम मिनिस्टर का निजाम है, पार्लिमानी निजाम है, और वहां पे कोई टाइम लिमिट, कोई लिमिट नहीं है कि 2 दफा 3 दफा 10 दफा। हाँ, वो खुद नहीं बनने देते, लोग नहीं बनाते। बेसिक फैसला अवाम करती है, लोग करते हैं। अगर ऐसा हो तो हमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, और इस सोसाइटी में एजुकेशन थ्रू प्रोसेस ही आएगी। डेमोक्रेटिक प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, और ताकतवर अपने आप को आईन और कानून के ताबे करेगा, उसको ताबे करने की कोई बात करे। रही बात इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए। और जब भी कोई हम जो डिमांड कर रहे हैं
उसमें भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, लेकिन अब अपोजिशन भी इन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि वो अपनी एक हद पे खड़ी हो गई है कि अब इस वजीर आजम से या इसकी टीम से बात नहीं हो सकती। और जमातों के अंदर जो है ना, लोग किसको मानते हैं? मुश्किल औकात जो हैं वो बंदे पे आते रहते हैं। एक जमात जिसके एक कायद को मारा जाए, दूसरे को मारा जाए, जिसको तसलसल के साथ तोड़ के कभी पैट्रियट बनाया जाए, कभी उसमें से पीटीआई के लोग में शामिल कराए जाएं, उस जमात को फोकस रखा हो इस रियासत में, उस जमात का सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पंजाब में आए तो यहाँ पजीराई नहीं होती? क्या गिलगित बल्तिस्तान में नहीं हुई कि वहां 25% वोट उनको मिले, सीटें नहीं मिली? सीटें तो 3 मिली कायरा साहब। सिर्फ वो ठीक है, लेकिन मैं वोटों की बात कर रहा हूँ, लोग तो उसके साथ है ना, लोग तो बिलावल की बात सुन रहे हैं ना। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं होते, वो मैनेजमेंट के तरीके। तो कायरा साहब, अभी साल 2021 में मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर आपने कहा आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उनकी टीम से बातचीत के लिए तैयार नहीं है, तो फिर किससे बातचीत होगी? मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या ये साल भी लड़ाई झगड़े, सियासी लड़ाई में गुजर जाएगा 2021 भी? पहली बात यह है कि बिल्कुल सियासी लड़ाई होनी चाहिए, सियासत ही की लड़ाई होनी चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर सियासत रिफॉर्म हो। सियासत के अंदर जो कमजोरियां हैं वो दूर हो, सियासत बंद नहीं हो सकती। आप लोग सियासत को अटैक कर देते हो कि जिस तरह सियासत वजह है। पार्लिमानी सियासत अच्छी है, सड़कों की सियासत के हवाले से मैं बात कर रहा भाई, सड़कों की सियासत भी सियासत का हिस्सा है ना, पब्लिक ओपिनियन मेक करना भी सियासत का हिस्सा है ना, जलसे जुलूस भी सियासत का हिस्सा है ना। मैं कोई अनवार हुसैन की तरह बैठ के टॉक शो प्रोग्राम करके तो लोगों को ओपिनियन नहीं बनाऊंगा ना। जी। और आपका ओपिनियन, आपका मीडिया तो है, आप तो वैसे ही गवर्नमेंट के कंट्रोल्ड है। आपका जो बहुत बड़ा लार्जर मीडिया है वो तो गवर्नमेंट के मनूवर्ड और कहीं और से बैठे हुए मनूवर्ड प्रोग्राम कर रहा होता है। वो तो अपोजिशन को जिस तरह कर रहा है, वो जो ओपिनियन मेकिंग कर रहा है, क्या उससे कौम की को बेहतरी हो रही है? सवाल यह है कि हम सबको अपने अपने गिरेबानों में झांकने की जरूरत है। ये जो बात है ना जी, पीपल्स पार्टी फलाना, भाई आपकी जमात के अंदर भी उससे ज्यादा डिक्टेटरशिप है। फवाद साहब, आप रहे हैं पीपल्स पार्टी में, आपको पता है, आप भी बातें किया करते थे, बाकी लोग भी वहां अपनी राय दिया करते थे। आपके यहाँ आपकी जमात के अंदर वो राय देने का उतना खुला माहौल नहीं है। फवाद चौधरी एक एक्सेप्शन हो सकते हैं, या कोई एक आध, बाकी लोग नहीं है। हमारी जमातों के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो जमातों की क़यादत के ऊपर भी एतराज करते हैं, जो पॉलिसीज के ऊपर भी एतराज करते हैं, और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, वो किसी से रुकते भी नहीं है। ये नहीं है कि कोई हमारे यहाँ खुदा न खासा बादशाह आते हैं जमातों के अंदर, लेकिन उनकी क़यादतों का अपना लोगों के अंदर मकाम है, उनके फैमिली की। कायरा साहब, क्या पीपल्स पार्टी के अंदर कोई ऐसा वक्त होगा जिसमें कमर जमान कायरा साहब भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बन सकेंगे? जिस दिन पाकिस्तान के लोग चाहेंगे, जिस दिन हमने सियासत के अमल को आगे बढ़ाया। पार्टी के अंदर कोई ऐसा रोड मैप है? लोग तो चाहेंगे, मैं आपसे जानना चाहूंगा। रोड मैप नहीं होता, ये समाज के अंदर रोड मैप होते हैं। मैं कह रहा हूं, कानून से ये चीजें नहीं रुका करती। दुनिया में कोई कानून नहीं है सियासी जमातों के अंदर कि आप किसी बंदे को रोक ले। मेरा बेटा है, फर्ज करें, लोग उसको कबूल करते हैं, उसमें टैलेंट है, वो आगे आ जाता है, तो कौन सा कानून उसको रोकेगा? और अगर कानून रोकेगा तो वो उसके इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होगी क्या? ये उसका आजादी, उसका हक नहीं है? पॉलिटिक्स करना उसका हक नहीं है क्या? बेनजीर भुट्टो के बेटे को यह हक नहीं है? किस कानून के तहत आप उसको रोकेंगे? फवाद साहब से आजादी का कानून है जी। फवाद साहब, ये आपने जवाब सुन लिया उनका। ये तो कोई समाज इसमें एक रास्ता तलाश करेगा, कोई पार्टी नहीं रोक सकती, और उनका इनहेरेंट राइट है, अगर वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो करें। और दोबारा कायरा साहब ने कहा कि आपकी जमात में डिक्टेटरशिप है, आप पीटीआई की कोर कमेटी का हिस्सा हैं, आप लोगों को बोलने की और इख्तिलाफ राय की इजाजत नहीं है, डिक्टेटरशिप है? फवाद साहब, पहली बात तो यह है कि मैं कायरा साहब की जो बात है उसको आई थिंक वी एग्री टू डिसएग्री। वो कहते हैं कि नहीं, थ्रू एवोल्यूशन जो है वो सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के ठीक होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि एवोल्यूशन नहीं होगा, ये बड़ा लंबा अरसा लग जाएगा, इसमें लग जाएंगे। पहले भी हमने देखा है, लेकिन 40-50 साल पुरानी है पीपल्स पार्टी, कोई एवोल्यूशन नहीं हुई है। इसी तरह से पीएमएलएन भी तकरीबन 1985 ऑनवर्ड बनी हुई है, कोई उसमें एवोल्यूशन नहीं हुई है। और मेरा बहुत ही एहतराम है नावल साहब के लिए, लेकिन देखिए मरियम बीबी का भी मुझे एहतराम है, वो मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन इशू ये है कि मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल है टू सजेस्ट कि मरियम बीबी और बिरला अपनी पहली सीवी पेश करें कि मैं हम पहली दफा ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। यानी जिंदगी में उन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं है। दे वर जस्ट बोर्न इन सम फैमिलीज। एक भुट्टो अपना जरदारी साहब के घर में पैदा हो गए, एक नवाज शरीफ साहब के घर में पैदा हो गई, और पहली सीवी ही वो ये ला रही हैं कि एक्चुअली तो मुझे वज़ीर आज़म बनना है।
Now, this is very contemptuous as far as people of Pakistan are concerned. अगर वो एक प्रोसेस के जरिए आए, जिस तरह से कायरा साहब ने कहा कि वो अगर कोई सियासत में हिस्सा लेना चाहे प्रोसेस में आए और ऊपर आए तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहना कि एक जो है मुझे वसीयत पे पार्टी मिल गई थी और दूसरा कहे कि नहीं मेरे अब्बू ने फोन पे कह दिया था कि आप आज से पार्टी चलाएंगी, ये तो बड़ी तौहीन आमेज बात है पाकिस्तान के लोगों के लिए। सो एक तरफ जो कायरा साहब की थ्योरी है कि नहीं ये तो एवोल्यूशन को हमें देखना चाहिए वो है, दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल हमें पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है और पार्टी की जो लीडरशिप है उसके अंदर एक जो है थ्रू लॉज हमें एक अमेंडमेंट्स लानी चाहिए इलेक्शन लॉज में और पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रक्चर करना चाहिए। बट ठीक है, आई नीड टू डिसएग्री ऑन दिस। जहां तक पीटीआई का एक ताल्लुक है, देखिए आइडियल सेटअप तो पीटीआई का भी नहीं है और पीटीआई के अंदर भी एक बहुत गुंजाइश है उसमें कि वो बेहतरी होनी चाहिए। और मेरा जो पार्टी के अंदर क्रिटिसिज्म है कि हमारे यहाँ जो डिसीजन का जो प्रोसेस है पार्टी के अंदर वो उतने जमहूरी नहीं है जितने जमहूरी होने चाहिए और जितने वो आई वुड से कि कंसल्टेटिव नहीं है जितने होने चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तो का तो मुकाबला नहीं किया जा सकता। पीटीआई में तो इमरान खान 22 साल की। ठीक है फवाद साहब, वक्त मेरा खत्म हो जा रहा है। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम थ्रू स्काइप। कमर ज़मान कायरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। व्यूअर्स, एक फिक्री बहस हुई है हमारी, ज़ाहिर बात है जो पॉलिटिकल प्रोसेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, इंटरनल डेमोक्रेसीज है, किस तरह अपोजिशन और हुकूमत आगे मामलात को बढ़ा सकती हैं, एक अच्छी फिक्री बहस हुई है। हम उम्मीद करेंगे कि इससे कोई अच्छे नताइज ज़रूर निकलेंगे और साल 2021 में हम सियासी दर्जा हरारत को कम होते हुए देखेंगे, ना कि बदरजा तम वो उसरा बढ़े जैसे ये 2020 के लास्ट सेमाई में हुआ था। आने वाले दिनों में देखेंगे, मुल्की सियासत का भी अहाता करेंगे और साथ में जो प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए हुकूमत और अपोजिशन उस पर भी बात करेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रेशर टीम को इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आज की नशिस्त के वजह से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह ने के बाद।